दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है यानी पहला चैप्टर अध्याय 1 इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो क्या है इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे आप लोगों को और किस तरह से आप लोगों को याद करना है और क्या करेंगे जिससे याद आप लोगों को जल्दी हो जाए, वो सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहला सवाल जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोग देखे हो, जो आप लोगों को मिला है या फिर क्वेश्चन बैंक जो मिला है, तो उसका जो सबसे पहला सवाल है ये आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? तो राष्ट्रवाद जो होता है वह किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब सामूहिक पहचान का मतलब क्या होता है? सभी लोग जो मिला जुला होता है लोग है सामूहिक, जैसे हम भी हो गए, आप भी हो गए, सारे मोहल्ले वाले हो गए, तो इस तरह के जो लोग झुंड बनता है उसको सामूहिक बोला जाता है। जो लोगों को एक समूह, बताए ना, समूह में रहते हैं, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है यानी कि इकट्ठा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो आएगा वो आप लोगों का 2 नंबर के लिए आ सकता है। ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, मतलब तो कोई रोक टोक नहीं, उसका मन में जो आएगा वो करेगा वो। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। मैंने बोला ना कि निरंकुशवाद, जिसका अब जिस पर कोई अंकुश ही नहीं होगा, जिसको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तो वो तो दमनकारी होगा ही ना भाई। वो जुल्म करेगा कि नहीं करेगा? गरीबों पे जुल्म करेगा, व्यापारियों पे जुल्म करेगा, मनमानी तरीके से टैक्स लगाएगा, क्या क्या ना जाने वो क्या क्या करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसको हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखना है। ये सवाल तो कई बार एग्जाम में आया, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है? अगले साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था ये सवाल। तो ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है, आदर्श का मतलब इतना इज्जतदार समाज, ठीक है, जिसका साकार होना लगभग असंभव है। अब हम बोलेंगे हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पे कोई भी चोर नहीं होगा, हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ के लड़के जो है नज़र उठाकर लड़कियों को नहीं देखेंगे। ऐसा हो सकता है? आज के डेट में कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जो है तो मतलब होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो ये क्या हो गया? यूटोपिया हो गया, कल्पनादर्श हो गया। यानी ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है? असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, लड़कों लोग तो अब ऐसे लड़के हैं, ऐसे छुछुंदर लड़के सब हैं कि वो मानेंगे नहीं, देखेंगे ही देखेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? ये भी सवाल कई बार आया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझो। ठीक है, कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ोगे ना कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला मेरे भाई। देखिए, फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? हम आपको एक कहानी सुनाएं। जो फ्रेडरिक सोर्यू है ना वो एक चित्रकार है। छोड़िए, हटाइए ना फ्रांसीसी, हम भूल गए। हम आपको बोले वो एक चित्रकार है तो भूल जाइएगा, नहीं भूलिएगा। 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्र बनाई? 4 चित्रों की। कब बनाई थी? 1848 में। ठीक है, बनाई, श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपना सपनों का संसार रचा। क्या रचा? एक चित्र बनाया उसने। उस चित्र में क्या रखा था? अपने सपनों का संसार को बसा दिया उसमें। ठीक है, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। और उसमें क्या क्या किया था ये सब इसमें लिखा गया है। अच्छे से ठंडे मन से अगर याद करोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, राष्ट्र क्या है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनमत संग्रह क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह कहलाता है। जनमत का मतलब जितने लोग यहाँ पे जुटे हैं उनका एक मत होना चाहिए, उनसे पूछा जाएगा ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो 1-2 सवाल आप देखोगे, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोगों को देखना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग को समय नहीं है ना, आप समय नहीं रहा आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देते हैं जाल्वेराइन क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। जाल्वेराइन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था, यानी कि एक टैक्स वाला जो संघ होता है वो था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल थे। यानी कि जर्मन के राज्य को ही शामिल किया गया था। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जाल्वेराइन में जो भी आपका शामिल था वो कौन से राज्य थे, तो सभी जर्मन राज्य थे। जाल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन के लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था।
ये क्या कर रहा था, शुल्क का जो अवरोध था उसको समाप्त कर रहा था। ठीक है, तो जलवेराइन एक पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1834 में। इसको याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए मैजनी कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल है लेकिन ये इतनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अब इसका पूछा जाना दोबारा इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, क्योंकि जब कोई सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इतनी बार पूछ लिया जाता है कि दोबारा उसके पूछने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ऐसे आप लोग इसको देख लेना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देख लिए होंगे और अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं और आगे क्या है। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? इस तरह का सवाल तो अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, आप लोग देख लेना, जिसको याद होगा तो कोई बात नहीं है। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? रूपक से आपका क्या तात्पर्य? नृत्यता नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किया था, यानी उसी के नेतृत्व में उसने विजय प्राप्त किया था। बाद में उसने 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध थी। क्या प्रसिद्ध था? उसके द्वारा बनाई गई उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता। ठीक है, इसको याद रखिएगा लास्ट लाइन को। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ तक जितने भी सवाल आप लोगों को दिखाया गया ये सभी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और ये सब सवाल जितने भी बताएंगे सभी को तैयारी कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।